हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया ना। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, आपके लिए हम आपके सबसे दमदार सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आप इस विषम परिस्थिति में जब ऑफलाइन पढ़ाई बहुत ही मुश्किल हो चुकी है, आप समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष आमने सामने बैठकर एक दूसरे के जब पठन पाठन होता है तो सबसे बेस्ट होता है, ये मेरा भी मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो आज एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है और दूसरी बात, इस कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में हम आमने सामने होकर पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा विकल्प बन के सामने आया है दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस। आप हमसे जुड़िए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, स्पेशली बीकॉम के, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उन सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर आपको मिलेगी। आप हमसे जुड़िए और अपनी पढ़ाई को बेहद बिंदास तरीके से कीजिए। ठीक बच्चों, चलिए, हमने इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज़ शुरू की। इनकम टैक्स डेफिनीशन हमने पढ़ा दिया। इनकम टैक्स डेफिनीशन के बाद आपने इनकम टैक्स करेक्टरिस्टिक्स जाना। पहले तो इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन हुआ, इनकम टैक्स डेफिनीशन हुआ, इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन हुआ, स्लैब बता दिया। ठीक बच्चों, और दोनों स्लैब की हमने तुलना बता दी। ध्यान देना, दोनों स्लैब क्यों कहा? क्योंकि इस वित्तीय वर्ष के लिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये घोषित किया कि हर व्यक्ति के पास ऑप्शन होगा 2 स्लैब में से किसी एक स्लैब को चुनने का। वो व्यक्ति चाहे तो पुराना स्लैब सिस्टम ही चुन सकता है और चाहे तो नया स्लैब सिस्टम चुनेगा। उसके दोनों के कंपैरिजन हमने बता दिए कि किस पे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप पुराना स्लैब सिस्टम चुनते हो तो आपको वहाँ कर की दर तो ज़्यादा दिख सकती है, लेकिन आपको मिलने वाली छूट होंगी। और जब आप नया स्लैब सिस्टम चुनते हो तो आपको कर की दर कम दिखेगी, लेकिन आपको छूट नहीं मिलती। तो दोनों में आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। प्यारे बच्चों, अब आज की ये जो हमारी क्लास शुरू होगी वो होगी प्रमुख परिभाषा। आयकर प्रमुख परिभाषा मतलब इनकम टैक्स पढ़ाते समय या पढ़ते समय जो वर्ड मेन रूप से मिलते रहते हैं, हमें उनकी डेफिनीशन जानना है। आखिर वो होते क्या हैं? जैसे आपने परिभाषा में सुना होगा, हम एक एक तरफ से जानते हैं किसकी किसकी हमें पढ़ना है। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर ज़्यादातर इंग्लिश शब्द ही इस्तेमाल किया जाएगा। असेसमेंट ईयर, इसे कर निर्धारण वर्ष बोलते हैं। आप हमारे साथ बनाते चलिएगा। असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। दूसरे नंबर पर हमको पढ़ना होगा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। जब आप गत वर्ष पढ़ रहे होंगे तो कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होंगी जिसमें गत वर्ष के अपवाद होंगे। गत वर्ष के सामान्य नियमों के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। गत वर्ष के सामान्य नियमों के अपवाद पढ़ना होगा, मतलब 2 चीज़ें पढ़नी होंगी। तो 2 चीज़ें आपको मिल गई, क्या क्या? एक तो मिल गया कर निर्धारण वर्ष, दूसरा क्या मिल गया? गत वर्ष। कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष। तीसरा असेस्सी पढ़ना है, असेस्सी। ठीक, असेस्सी, ASSESSEE, असेस्सी। असेस्सी को हिंदी में करदाता कहा जाता है। जब आप करदाता पढ़ रहे होंगे तो स्पेशली आपको यहाँ 2 चीज़ें ज़रूर पढ़नी होंगी। एक तो चूक में करदाता, असेस्सी इन डिफ़ॉल्ट, चूक में करदाता, और एक आपको पढ़ना होगा प्रतिनिधि करदाता, डीम्ड एसएससी, प्रतिनिधि करदाता।
डीम्ड एसएससी, यह एसएससी इन डिफ़ॉल्ट होगा, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। ठीक बच्चों, और ये होगा डीम्ड एसएससी, प्रतिनिधि करदाता, डीम्ड एसएससी। ठीक, फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या पहले इनकम पहले पढ़ लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम तो बाद में पढ़ेंगे। इनकम, आय जिसे बोलते हैं। ठीक, हम एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आय, रुक जाते हैं भैया, हम इसे थर्ड क्या, इसे फोर्थ कर देते हैं। एसएससी को हमने क्या कर दिया, फोर्थ। थर्ड पे हम व्यक्ति पढ़ेंगे, पर्सन। थर्ड पे हम क्या पढ़ेंगे, पर्सन, जो कि ज़्यादा बेहतर होगा। थर्ड, तब एसएससी पढ़ेंगे फोर्थ। फिर फिफ्थ पे हम आएंगे इनकम, इनकम, आय। मैंने इसलिए मिटा दिया था क्योंकि आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा तो बेहतर होगा। इनकम के बाद आप पढ़ेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आपको पढ़ना होगा टोटल इनकम, टोटल इनकम, कुल आय। और इतना जान लेने के बाद आपको एक चीज़ और पढ़नी होगी, कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम। और फिर लास्ट ये कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय, आकस्मिक आय। फिर आपको पढ़ना होगा बच्चों कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। ठीक, एक तरफ से आप जानिए प्यारे बच्चों, आप इनकम टैक्स पे हैं और मैंने पहले भी आपको बताया है, इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेहद आसान है, लेकिन उन छात्रों के लिए जो नियमित रहते हैं, रेगुलर रहते हैं। अगर कहीं आप एक क्लास मिस करते हो तो यकीन मानिए उस दिन से या वो चीज़ें आपको जीवन भर कचोटती रहेंगी कि यार गलती क्यों की, मिस क्यों किया। मतलब इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आप कोई चीज़ मिस नहीं कर सकते। बस आप रेगुलर हो जाओ, बाकी चीज़ें मुझ पे छोड़ दो। मैं अपने इस वैश्विक मंच YouTube पर ये घोषणा करता हूँ कि आपको मुझसे बेहतर और एकदम सामान्य तरीके से, जो आपके अपनी समझ की भाषा होगी उसके तरीके से आपको इनकम टैक्स पढ़ा के दूंगा। सबसे बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आपको कहीं और किसी भी तरीके की सोच आपके मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दूंगा। ठीक बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। हम आपसे कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स शब्द कहाँ से आया, इनकम टैक्स की शुरुआत कैसे हुई, ये पढ़ा दिया था। आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमने आपको इसकी क्या पढ़ा दिया था, डेफिनीशन। डेफिनीशन के बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिया था। ठीक, फिर उसके बाद हम स्लैब सिस्टम पढ़ा दिए थे। स्लैब सिस्टम, स्लैब सिस्टम में दोनों स्लैब सिस्टम का हम कंपैरिजन भी पढ़ा चुके हैं। ठीक, कंपैरिजन भी पढ़ा चुके हैं। अब आपको पढ़ना है मेन डेफिनीशन, प्रमुख परिभाषा। और अगर मैं भूल जाऊं, जो कि होगा नहीं, लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको ये प्रमुख परिभाषाएं पढ़नी हैं। और प्यारे बच्चों, ये अकाट्य है, ऐसा इम्पॉसिबल है कि ये जितने शब्द बोर्ड पे लिखे हैं ये पेपर में ना मिलें। तकरीबन 20 नंबर इसमें से पेपर में ज़रूर मिलेगा। ठीक, 20 नंबर इसमें से पेपर में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है।
ठीक, ऐसा कोई भी वर्ष नहीं होगा जिस वर्ष ये चीज़ें पेपर में पूछी ना जाए। तो आइए हम एक तरफ से शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे आपको वीडियोस के माध्यम से ये सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। तो प्यारे बच्चों, पहले हम चीज़ें मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष। ठीक बच्चों, एक तरफ से हम चलेंगे और सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और हमें पढ़ाने में भी आनंद आए। तो कर निर्धारण वर्ष, प्यारे बच्चों, पहले ये जानिए ये असेसमेंट ईयर होता क्या है। पहले समस्या इसकी समझ लीजिए, फिर समाधान ढूंढ लेते हैं। तो जब हमने इनकम टैक्स की डेफिनीशन पढ़ाया था तो उस समय ये सबसे पहली बार वर्ड मिला था, कर निर्धारण वर्ष। कहाँ? तो हमने डेफिनेशन बताई थी, आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त शुद्ध कर योग्य आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में, ठीक, आयकर की निर्धारित दरों से गणना करके केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, तो इनकम टैक्स में कर निर्धारण वर्ष शब्द उसकी डेफिनीशन में आया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनकम टैक्स की कभी भी बुक खरीदिए, तो जब आप बुक खरीदेंगे तो बुक पे ऊपर ही आपको मिल जाएगा कर निर्धारण वर्ष 2020-21। इसके पहले था 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगली साल आप खरीदेंगे 2021-22। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि प्रत्येक वर्ष कर निर्धारण वर्ष करके दिया जाता है। लेकिन अब आपको डेफिनेशन जाननी है, आखिर ये कर निर्धारण वर्ष होता क्या है और इसे असेसमेंट ईयर कहते क्यों हैं। तो प्यारे बच्चों, चूँकि यहाँ लिखा है ईयर, तो मैंने आपसे कहा है इनकम टैक्स में जहाँ कहीं वर्ष लिखा मिल जाए तो वर्ष का मतलब होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं वर्ष 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है और एक कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर वो जिसकी शुरुआत आप 1 जनवरी से मानते हो, तो वो तो एक क्रिश्चियन वर्ष होता है। ठीक, बेसिकली हम आप 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं सबको, वो एक क्रिश्चियन वर्ष होता है, कैलेंडर ईयर है। लेकिन अगर आप अकाउंट की दुनिया में हैं, ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कॉमर्स की दुनिया में हैं, अगर आप कॉमर्स की दुनिया में हैं तो आपके लिए वर्ष क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, और ये हर वर्ष आता है। तो जैसे ही 1 अप्रैल आया, नया वर्ष शुरू हुआ। ठीक, और प्रेजेंट में जो चल रहा होगा वर्तमान में, ठीक, वर्तमान में जो चल रहा होगा वही कर निर्धारण वर्ष होगा, वही कर निर्धारण वर्ष होगा। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन क्या बनेगी, आप ऐसा बता सकते हैं, कर निर्धारण वर्ष से आशय, ध्यान देना डेफिनेशन पे हम हैं, कर निर्धारण वर्ष से आशय
12 माह की उस हिसाबी अवधि से है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। ठीक बच्चों, फिर से जान लीजिए, कर निर्धारण वर्ष से आशय 12 माह की उस हिसाबी अवधि से है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। आपने इतना जान लिया। तुरंत आप ये बताओगे वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 प्रभावी है। ठीक बच्चों, जब इतना बता दोगे तो आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। फिर जान लीजिए मैंने क्या कहा। कर निर्धारण वर्ष से आशय 12 माह की उस हिसाबी अवधि से है, ठीक, जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है और वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 प्रभावी है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कुछ और तर्क देना चाहूँगा। तर्क ये कि जिस समय आप चल रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, जीवन यापन कर रहे होते हैं, वो भी तो एक वर्ष होता है, वो भी एक समय होता है। तो जिस समय आप खड़े होते हैं वो जो वर्ष वो वित्तीय वर्ष ही, वही फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो पहली और अंतिम बात ये बनी कि आज जो असेसमेंट ईयर है, जब वो बीत जाएगा तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ठीक, फिर आगे जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो वो असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो असेसमेंट ईयर है वो कल प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ठीक, और कल जो अभी आज जो प्रीवियस ईयर दिख रहा है, कल वो असेसमेंट ईयर था। तो मतलब यह है कि ये एक चेन चलती रहती है, आप ऐसे कह लीजिए, हम ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, कैसे? इधर देखिए, जैसे हम 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 पे थे, फिर हम 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 पे थे, फिर हम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 पे हैं, फिर ऐसे ही हम चलेंगे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 पे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कभी तो ये चल रहा था जब हम इस वर्ष में थे, 2018-19 में थे, तो ये असेसमेंट ईयर था तब, लेकिन जब ये बीत गया तो ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये असेसमेंट ईयर हो गया। ठीक, जब ये बीता तो ये प्रीवियस ईयर हो गया और ये असेसमेंट ईयर हो गया। ठीक बच्चों, जब ये बीतेगा तो ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा और ये असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा और साफ है, कर निर्धारण वर्ष से आशय 12 माह की उस हिसाबी अवधि से है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। एवरी फाइनेंशियल ईयर बिकमिंग स्टार्ट 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ठीक, एवरी फाइनेंशियल ईयर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। 1 अप्रैल से शुरू होने वाला वर्ष जो 31 मार्च को समाप्त होगा वही हमारा कर निर्धारण वर्ष होगा। तो मतलब प्रत्येक वित्तीय वर्ष जब वो प्रोसेस पे होता है, चल रहा होता है, तो वो कर निर्धारण वर्ष होता है। बच्चों, इसे कर निर्धारण वर्ष कहते क्यों हैं? आपने तो जान लिया ना कि कर निर्धारण वर्ष कहेंगे किसे। वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 चल रहा है भाई। 2020 अभी आप कौन से महीने पे हो? अगस्त 2020 ना। तो अगस्त के पहले अप्रैल कब मिला था? अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में आप हो। तो जब अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में हो तो आपके लिए असेसमेंट ईयर यही है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। आगे बढ़ गए। लेकिन इसे कर निर्धारण कहते क्यों हैं? तो मैंने इसका जवाब तो परिभाषा में दिया था। प्यारे बच्चों, हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी डूइंग एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा होती है तो कब होती है? वर्तमान में होती है ना। तो कर का भुगतान कब किया जाएगा? सपोज करिए मैं आपसे कहूँ कि आप 2015 में जाके कर दे दीजिए,
आप 2015 में जा सकते हो क्या? मतलब ये, क्या कोई पास्ट ट्रैवल कर सकता है क्या? भूतकाल में आप जा सकते हो? नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। कोई भी सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं जा सकता, ठीक। हम पास्ट ट्रैवल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये रिलेशन बनता है कि चलो फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर में आप होगे क्या? हो सकता है आप हो सकता है ना हो। तो इनकम टैक्स ये कहता है जो कुछ भी होगा वो करंट में होगा, जो कुछ भी होगा वो करंट में होगा। आज आप हैं, आज आप टैक्स पे करिए। तो जब आप वर्ष चलने लगेगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को समाप्त होगा, तो इसी समय आपको कर का भुगतान करना होगा। तो लेकिन पहले आपके ऊपर टैक्स असेस होगा, पहले आपके ऊपर कर का निर्धारण होगा, उसके बाद आप कर चुकाओगे। तो जब आपके ऊपर कर का निर्धारण होगा तो कब होगा? वो जो वित्तीय वर्ष चल रहा होगा उसी लिए होगा। लेकिन अब मैं यहाँ आपको बताऊँ, जैसे आप यहाँ हो, इस समय आप किस जगह पे हो? आप यहाँ हो, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में आप हो। आप मान के चलिए 19 अगस्त आप किस समय हो, या 19 अगस्त 18 अगस्त आप जिस डेट पे हो, मान लो आप 18 अगस्त पे हो, 18 अगस्त 2020। अब अगर आप 18 अगस्त 2020 पे हो तो इसके लिए कर निर्धारण वर्ष क्या है? जैसे आप कुछ भी डेट डाल लीजिए, मैं आपसे कहूँ कि 18 अगस्त 2020 के लिए कर निर्धारण वर्ष क्या है, तो आप तुरंत यहाँ देखा करिए कौन सा वर्ष चल रहा है, 2020। तो जब ये 2020 की बात कर रहे हैं और अगस्त है, अप्रैल के बाद है, तो मतलब अप्रैल से शुरू हो चुका है, तो तुरंत आप इसके लिए बताइएगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ठीक। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 जनवरी 2018 के लिए गत वर्ष क्या, ऊपर कर निर्धारण वर्ष क्या था, तो ये जनवरी कहाँ है, तो तुरंत आप पीछे आइएगा, क्योंकि अप्रैल से शुरू होता है वर्ष, ना कि जनवरी से। तो जनवरी 18 में है, तो अप्रैल कब रहा होगा? 2017 में। तो इसके लिए गत वर्ष क्या होगा? 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। प्यारे बच्चों, आपको इनकम टैक्स में इतना ज़रूर ध्यान देना है कि आप ये जानिए कि वो वर्ष शुरू कब से हुआ रहा होगा। तो अगर जनवरी, फरवरी, मार्च दिखे तो आप पीछे आ जाते हो। जैसे जनवरी 2018 कहा, तो इसके लिए कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 रहा होगा, ठीक। अगर मैं यही कहता कि दिसंबर 2018 के लिए कर निर्धारण वर्ष बताइए, तो मैंने क्या कहना था? दिसंबर 2018 के लिए कर निर्धारण वर्ष बताइए, तो मैंने दिसंबर कहा ना 2018, तो अप्रैल बीत चुका है कि नहीं बीता है? बीत चुका है। तो मतलब 1 अप्रैल 2018 से रहा होगा 31 मार्च 2019, ठीक बच्चों। तो अब सीधा मतलब निकला कर निर्धारण वर्ष होता क्या है। तो मैंने ये कहा कि जो वर्तमान में वर्ष चल रहा हो, एवरी फाइनेंशियल ईयर विच इज़ प्रोसेस, ठीक। आप यूँ कह लीजिए कि जो वित्तीय वर्ष चल रहा होता है वही कर निर्धारण वर्ष होता है, ठीक। और कर निर्धारण वर्ष इसे कहते क्यों हैं? क्योंकि इसी वित्तीय वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है। कर लगने की वजह से ही इसे क्या कहा जाता है? कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। तो पूरी बात आप जान लीजिए। कर निर्धारण वर्ष से आशय 12 माह की उस हिसाबी अवधि से है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आज यही कर निर्धारण वर्ष है। कर निर्धारण वर्ष हर वर्ष होता है, जो वर्ष चल रहा होता है वही कर निर्धारण वर्ष होता है। ये आपको समझना है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, चूँकि पेपर में एग्जाम्पल में भी पूछा जाता है, पेपर में एग्जाम्पल में भी पूछा जाता है कि जैसे आपको डेट दी जाएंगी और कहा जाएगा इसका कर निर्धारण वर्ष बताइए। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 जनवरी 2007 का कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? 1 जनवरी 2007 का। मैं आपसे ये कहूँ 31 दिसंबर 2012 का कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? मैं आपसे ये कहूँ कि 31 मार्च 2018 का कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? मैं आपसे ये कहूँ कि 1 अप्रैल 2019 या कुछ भी आप कह लो, 2013 कह लो,
उसका कर निर्धारण वर्ष क्या होगा। ठीक, तो आप कैसे जानिएगा, तो आप ये फंडा बनाइए कर निर्धारण। ये मान लो हम 4 क्वेश्चन आपको दे दिए, फाइंड आउट असेसमेंट ईयर फॉर दीज डेट। तो ये डेट दी गई हैं, आपको इनका कर निर्धारण वर्ष निकालना है। ठीक बच्चों, तो जब 1 जनवरी 2007, आप ये सोचो कि आप इस डेट पे हो तो आप कर निर्धारण वर्ष तुरंत निकाल लोगे। तो जब कभी 1 जनवरी 2007 थी, जब कभी 1 जनवरी 2007 थी तो कौन सा वर्ष था। तो जनवरी 2007, अब चूंकि हम यहाँ अगर जनवरी से दिसंबर चलते, चूंकि आपके दिमाग में वो घुसा पड़ा है वर्ष, जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, आप भूलो उसे। आपको अब जो कुछ करना है वो अप्रैल से मार्च करना है। तो ये जनवरी 2007 है। अप्रैल कब रहा होगा, शुरुआत तो अप्रैल से हुई होगी, तो जनवरी के पीछे अप्रैल मिला होगा कि जनवरी के बाद अप्रैल आएगा। तो जब शुरुआत की आप बात करते हो तो पीछे शुरुआत हुई होगी। तो 2007 अभी था तो जनवरी थी, जैसे ही आप पीछे उतरोगे दिसंबर मिलेगा तो 2006 हो जाएगा। ठीक, जैसे ही आप पीछे आओगे, चूँकि आप कह रहे हो कि वर्ष की शुरुआत पीछे से हुई होगी, तो जैसे ही आप जनवरी के पीछे आए तो वो मिल जाएगा दिसंबर। तो लेकिन वो होगा सन कौन सा होगा, 2006। तो इसका कर निर्धारण वर्ष क्या रहा होगा, 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007। ठीक, समझ में आई बात मेरी। तो मैंने आपको ये क्लियर कट बताया कि जब यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च मिले तो आप तुरंत एक कदम पीछे हो जाते हो। ठीक, तो 2007 था तो 2006 हो जाएगा, 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007। जब यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च मिले तो आप एक कदम पीछे हो जाते हो। अब यहाँ ये 31 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च है नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च होता तो हम एक कदम पीछे हो लेते। अब ये दिसंबर है, अप्रैल कब मिला होगा, शुरुआत अप्रैल से होगी ना, शुरुआत तो अप्रैल से होगी। तो दिसंबर पहले क्या रहा होगा, नवंबर के पहले अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। ठीक, तो मतलब यह है कि अप्रैल कब मिला होगा, तो 2012 में ही मिला होगा कि 2011 में मिला होगा, 2012 में ही अप्रैल रहा होगा। तो इसका कर निर्धारण वर्ष क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013। ठीक बच्चों, आप उस डेट पे पहुंच जाओ, 31 दिसंबर 2012। तो सन तो शुरू हुआ है अप्रैल से, मतलब 2012, ख़त्म होगा मार्च में, मतलब 2013 लग जाएगा तब। तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013। इसके लिए क्या होगा, 31 मार्च, देखो अब इतना करीब पहुंचा दिया, 31 मार्च को तो वर्ष की समाप्ति होती है। तो 31 मार्च का कर निर्धारण वर्ष क्या होगा, मैंने पहले ही कहा, जनवरी, फरवरी, मार्च लिखा मिले तो आप एक कदम पीछे आता है। चूँकि ये मार्च है, इस वर्ष की शुरुआत कब से हुई रही होगी, अप्रैल से, तो और अप्रैल पिछले साल रहा होगा, तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। ठीक, इसके लिए क्या रहा होगा, तो अब ये 1 अप्रैल है, खुद यहीं से शुरुआत होगी, 1 अप्रैल से ही शुरुआत होगी 2013 से। ठीक, 31 मार्च 2014। तो प्रत्येक, ध्यान देना, प्रत्येक 12 महीने की वो अवधि जो 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है, उसे ही कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनती है, कर निर्धारण वर्ष से आशय 12 माह की उस हिसाबी अवधि से है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, अब कर निर्धारण वर्ष शब्द क्यों लगाया गया, मैंने कहा ना, इस वर्ष कर लगाया जाता है। इनकम टैक्स में ये कहा गया है कि हम जिस वर्ष आय कमाते हैं उस वर्ष हम टैक्स नहीं देते। जैसे अब हम 1 अप्रैल 2020, कोरोना की वजह से पैसे कहाँ कौन कमा रहा है, लेकिन मान लो जो कमा रहा है, तो 1 अप्रैल 2020 से पैसे कमाने शुरू किए। तो 1 अप्रैल 2020, मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम पैसे कमाएंगे। अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हम पैसे कमाएंगे। तो जब 31 मार्च 2021 बीत जाएगा, नेक्स्ट ईयर लग जाएगा, तो उस समय हम टैक्स देंगे। ठीक वैसा जैसे हम 1 अप्रैल 2019 से पैसे कमा रहे थे, 1 अप्रैल 2019 से हम पैसे कमा रहे थे, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक हमने पैसे बनाए,
तो हमने यहाँ जितने भी पैसे कमाए इस पैसे पर टैक्स हम देंगे अगले साल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 पे। ठीक बच्चों, तो इनकम टैक्स में ये कहा गया है जिस वर्ष हम कमाते हैं उस वर्ष हम टैक्स नहीं चुकाते। टैक्स हमें देना कब पड़ता है? अगले वर्ष में। तो वही कहानी यहाँ निकल के आ जाती थी। यहाँ पैसा हमने कमाया, अर्निंग हुई, लेकिन हमें टैक्स यहाँ नहीं पे करना, टैक्स यहाँ देना होगा। तो टैक्स पहले लगेगा, टैक्स असेस होगा, और जब टैक्स असेस हुआ तो जिस वर्ष में टैक्स लगेगा, टैक्स का निर्धारण होगा, उसी वर्ष को क्या कह दिया जाएगा? कर निर्धारण वर्ष। और कर का निर्धारण कब होता है? वर्तमान में होता है। ठीक बच्चों, कर का निर्धारण कब होता है? वर्तमान में होता है। तो आप हमेशा ये कह लीजिए कि प्रत्येक 12 महीने की वो अवधि जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है उसे ही कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। मैंने आपको एकदम डीप में समझा दिया, बस ये 2 लाइन थी बच्चों, ओनली 2 लाइन्स, कि कर निर्धारण वर्ष से आशय 12 माह की उस हिसाबी अवधि से है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है, और वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 प्रभावी है। और ये किसके लिए है? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में इतना ही। कल हम आपसे फिर नई शब्दावली गत वर्ष के साथ हाजिर होंगे। ठीक, आपको अगर ये लगा हो कि हमने ज़्यादा पढ़ाया तो आप ये मान के चलिए कि इस पूरी किताब में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहां आपको कर निर्धारण वर्ष ना लिखा ना मिले। ठीक, तो इनकम टैक्स केवल 2 शब्दों पर बना ही है, कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष। तो आप मन लगा के पढ़िए, एकदम जान लड़ा देंगे, ढंग से पढ़ाई होती रहेगी। आप अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर जुड़े रहिए। आपका ये दोस्त आपसे फिर अगले दिन अगले वीडियो के साथ पुनः मिलेगा। ठीक बच्चों, चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप एक तरफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस आपके साथ बना रहेगा।